गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 5th चैप्टर में करेंगे भारत में फसल ऋतुएं। क्या पढ़ेंगे? भारत में फसल ऋतुएं कि भारत में कितनी फसल ऋतुएं होती है। तो भारत के उत्तरी और आंतरिक भागों में 3 फसल की ऋतुएं पाई जाती है। पहली है खरीफ की फसल, आसान है, बहुत ही सिंपल है, गर्मियों के समय उगाई जाती है जून से सितंबर तक, यानी कि जून से सितंबर तक इसका समय होता है। सभी को पता है कि जब जून और जुलाई में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, सितंबर और अक्टूबर में इन फसलों को काट लिया जाता है और मुख्य रूप से गर्मियों में फसलें उगाई जाती है। उसके बाद में है रबी की फसल, जो कि अक्टूबर और नवंबर में उगाई जाती है, मार्च और अप्रैल में काट ली जाती हैं। सर्दियों की फसलें जो गेहूं के समय या चना, सरसों, मटर, उस समय जो फसलें उगाई जाती है वो रबी की फसलों के अंतर्गत आती है और मुख्य रूप से सर्दियों की फसलें हैं। तीसरा है जायद की फसलें। जायद की फसलें हैं वो 2 फसलों के बीच का एक समय होता है। जायद की फसलें जो कि अप्रैल से जून के बीच में, अप्रैल में जब गेहूं, जो सरसों आदि को हम काट लेते हैं, उसके बाद में मुख्य रूप से मूंग, उड़द, यानी कि जो दाल वाली फसलें, यानी कि कम समय वाली फसलें, जैसे कि दाल वाली फसलें हैं, सब्जियां हैं आदि उगाई जाती है और उनको जून के आसपास उनको उखाड़ दिया जाता है या फसलें काट ली जाती है और वापस फिर से खरीफ की फसलों को बो दिया जाता है। वो जायद की फसलों के अंतर्गत आती है। उसके बाद में है कृषि के प्रकार, यानी कि 3 फसलें पढ़ेंगे हम। एक करेंगे हम खरीफ की फसलें, दूसरा हम लिखेंगे रबी की फसलें और तीसरा हम कौन सा लिखेंगे? जायद की फसलें गर्मियों में उगाई जाती है, जून जुलाई में उगाकर सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। सर्दियों की फसलें हैं, अक्टूबर और नवंबर में उगाकर मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जायद की फसलें हैं जो अप्रैल में उगाकर जून में काट ली जाती है। बहुत ही आसान है तीनों ही फसलें। उसके बाद में है कृषि के प्रकार कि कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं। कृषि के प्रकार, अब कृषि के प्रकार में पहला है सिंचित कृषि। सिंचित से समझ रहे हो आप कि जहाँ ऐसी कृषि में सिंचाई की जाती होगी। इस प्रकार की सिंचित कृषि की खेती किस प्रकार फसलों को विभिन्न साधनों के द्वारा सिंचा जाता है, चाहे वो नहर के द्वारा हो, ट्यूबवेल के द्वारा है, फुहारा सिस्टम हो, ड्रिप सिस्टम हो, कुओं के द्वारा हो, किसी भी माध्यम से सिंचाई क्या होती है कि कृत्रिम रूप से फसलों को पानी देना, है वो सिंचाई कहलाती है। अब इसमें पहला है रक्षित सिंचाई कृषि है। किस प्रकार की खेती में इस प्रकार खेती फसलों केवल उतनी सिंचाई की जाती है कि अभाव में नष्ट ना हो जाए। कई बार क्या होता है कि सिंचाई के साधनों का अभाव होता है और वहाँ पर वर्षा कम हो जाती है, तो इस कारण लोगों को उसमें उतनी सिंचाई करनी आवश्यक होती है, उतनी सिंचाई करते हैं कि वो बस फसल नष्ट ना हो जाए। अत्यधिक सिंचाई उसमें नहीं करते। यानी रक्षित सिंचाई कृषि क्या है कि सिंचाई के द्वारा फसलों की रक्षा करना है। उसके बाद में दूसरा है उत्पादक सिंचाई कृषि। अब इसमें उत्पादक सिंचाई कृषि में क्या है? उत्पादक सिंचाई कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करके फसलों का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जाती है। फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करना है। अब इसमें देखो वर्षा निर्भर कृषि। अब वर्षा निर्भर कृषि क्या है कि फसल ऋतु में मिट्टी में उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा के आधार पर, आर्द्रता का मतलब नमी होता है, वर्षा ऋतु में जो मिट्टी में नमी होती है उसके आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। शुष्क कृषि भूमि की ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी कि भारत में वर्षा है वो असमान रूप से वितरित है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे है जहाँ पर 12 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जैसे कि मेघालय का मौसिनराम है, और कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पर 9 से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जैसे कि जैसलमेर रोड, बाड़मेर है। लेकिन औसत रूप से अगर हम बात करें तो शुष्क कृषि भूमि या शुष्क भूमि कृषि कौन सी होती है कि ऐसी भूमि जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो, वो शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत आती है। इसमें जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं वो बोई जाती है, जैसे कि रागी, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार आदि फसलें हैं या चारा फसलें उसमें बोई जाती है, क्योंकि इनको पानी की कम आवश्यकता होती है। उसके बाद में है आर्द्र भूमि कृषि। अब इन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में जल की उपलब्धता है, फसलों की ज़रूरत से ज़्यादा होती है। इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती है जिनमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि चावल,
गन्ना, जूट आदि। अब चावल में भी तो 2 महीने है पानी खड़ा रहना चाहिए, गन्ने में लगभग 10 से 11 महीने पानी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जूट में भी पानी की आवश्यकता, जूट या पटसन, इसका नाम पटसन भी है, इसको जूट भी कहते हैं। इन क्षेत्रों में आर्द्र भूमि कृषि वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। थोड़ा सा दोनों पॉइंट आप ध्यान से पढ़ना। शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि में, शुष्क भूमि कृषि में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, आर्द्र कृषि भूमि में वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है और वहाँ पर अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलों को उगाया जाता है। उसके बाद में यह फसल प्रतिरूप है कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों के महत्व को इस बात से पता लगता है कि देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। इनकी भारत के हम क्षेत्र की बात करें, अगर भारत का हम 100% क्षेत्र मान ले तो उसके लगभग 65% भाग पर है वो खाद्यान्न उगाए जाते हैं, और जो 35% लगभग 35% भाग बचता है उस पर क्या उगाए जाते हैं? व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलें जो हम आगे पढ़ेंगे, व्यापारिक फसलें जिनका एकमात्र उद्देश्य होता है व्यापार करना होता है, तो वो व्यापारिक फसलों के अंतर्गत आती है। तो भारत की जो कृषि अर्थव्यवस्था में है, इन फसलों का बहुत, खाद्यान्न फसलों का बहुत अधिक महत्व है। अब बात आती है अनाज की। तो भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर अनाज उगाए जाते हैं। 11% अनाज भारत है। दूसरे विश्व की बात करें तो 11% अनाज भारत पैदा करता है। इसमें अमेरिका और चीन के बाद में भारत का अनाज के उत्पादन में तीसरा स्थान है। 2-3 लाइनें में करते हैं। उसके बाद में कुछ फसलों बात आती है चावल। अब हम फसलें पढ़ेंगे, बहुत सारी फसलों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें ये बताना होगा कि ये फसलें गर्मियों के समय उगाई जाती है या सर्दियों के समय उगाई जाती है, तापमान कितना चाहिए, मिट्टी कैसी, उन सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। अब चावल देखो, अब चावल भारत की अधिकांश जनसंख्या है वो खाद्यान्न के रूप में चावल का उपयोग करते हैं। हम गेहूँ नहीं लिखना है हमें, गेहूँ सिर्फ भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में उत्पादन किया जाता है और दूसरे भागों में चावल का उत्पादन होता है। भारत की अधिकतर जनसंख्या है वो खाद्यान्न के रूप में, खाने के रूप में चावल का ही प्रयोग करती है। अब वितरण का मतलब फैलाव। चावल एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। अब उष्ण आर्द्र का मतलब क्या होता है? उष्ण का मतलब होता है गर्म, आर्द्र का मतलब जहाँ पर नमी हो। तो सभी को पता है कि चावल गर्मियों के समय बोया जाता है और वहाँ पर नमी या सिंचाई की या पानी की आवश्यकता होती है। कटिबंध का मतलब यहाँ पर क्षेत्र से है। तो उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्रों में है वो चावल का उत्पादन किया जाता है। अब इसमें बहुत अधिक किस्में हैं। हिमालय की ये समुद्र तल के आसपास या फिर समतल भूभाग मैदानों में, हिमालय की घाटियों में या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि के रूप में किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमें डिटेल्स इसमें बतानी है और मैंने अब निशान भी लगा दिए इसमें, आपको कहाँ से कहाँ तक करना है। और इसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में चावल की 3 फसलें बोई जाती है, अमन, ओस और बोरो, जो कि ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और शरदकालीन तीनों ऋतु में बोई जाती है। अब उपज की दशाएँ हैं। हमें क्या करना है कि चावल उपज की दशाएं, कि चावल उत्पादन के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है वो हमें डिटेल से बताना है। अब आप लिखोगे कि चावल उत्पादन की उपज के लिए महत्वपूर्ण दशाएं हैं। उसके बाद में जैसे कि पहला है तापमान। आप इस प्रकार से पॉइंट बना लेना है आपको। तापमान, आपने तापमान बना लिया। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि चावल है वो खरीफ की फसल है। मुख्य रूप से ये जून जुलाई में उगाई जाती है। चावल के उत्पादन के लिए ओस 27 से या 25 से 30, आप 25 से 30 भी लिख सकते हो। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इससे कम तापमान वाले क्षेत्रों में चावल नहीं उगाया जाता। सिंपल लिखना है आपको, इसमें नहीं लिखना है उगाओ तब कितना तापमान चाहिए, बढ़ोतरी के समय कितना तापमान चाहिए, ऐसा आपको कहीं नहीं लिखना है। उसके बाद में दूसरा है जल। दूसरा कौन सा है? जल। अब फिर इसमें ये लिखोगे कि चावल के खेतों में लगभग 70 से 75 दिन पानी की आवश्यकता होती है या पानी खड़ा रहना ज़रूरी होता है। तो चावल के लिए लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर, चावल के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से चावल के खेतों में जल दिया जाता है या सिंचाई की जाती है। तीसरा इसमें आपका है मिट्टी। अब इसकी जल की जगह आप एक शब्द और भी लिख सकते हो, सिंचाई।
या फिर इससे और भी अच्छा है वर्षा। अब वर्षा लिखोगे तो आसान हो जाएगा आपके सामने कि चावल के उत्पादन के लिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा लिख दोगे तो चावल के उत्पादन के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल के उत्पादन के लिए सिंचाई की जाती है। सिंपल हो जाएगा वर्षा लिखने के बाद। तीसरा है मिट्टी। अब भू संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं तो मिट्टी तो इसमें आएगा ही आएगा। तो चावल के उत्पादन के लिए चिकनी, जलोढ़ और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। चावल के उत्पादन चिकनी, जलोढ़, दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। चावल के उत्पादन के लिए ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होती है जो आसानी से नमी को धारण कर सके और रोक सके। नमी को सोख भी सके मिट्टी और उसको मिट्टी अपने अंदर रोक भी सके। इस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। उसके बाद में है चरम। चौथा कौन सा है हमारा? चरम या श्रमिक या मजदूर भी लिख सकते हैं हम। चौथा है चरम या श्रमिक भी लिख सकते हैं। अब चावल में श्रमिकों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो चावल की खेती में मशीनों से कम काम लिया जाता है, इसलिए अत्यधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब आप कहोगे मशीनों से काम कम कैसे लिया जाता है? अब जब चावल उगाते हैं या लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जो श्रमिक मजदूर होते हैं उससे हाथों से लगाते हैं। फिर उसमें निराई है, गुड़ाई है, खाद डालना है, सिंचाई करना है, सारा काम किसी के हाथों से किया जाता है। हाँ, चावल की कटाई है वो आजकल मशीनों की सहायता से होने लगी है, लेकिन आज भी चावल के उत्पादन में श्रमिकों का बहुत अधिक महत्व है। उसके बाद में पांचवा है भूमि। अब आपने पीछे मिट्टी आया था तो आप सोचोगे मिट्टी आ गया, भूमि क्यों आया? मिट्टी था, मिट्टी के कौन से प्रकार होने चाहिए वहाँ पर चावल उत्पादन के लिए। अब जो भूमि आया है कि भूमि की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो चावल के उत्पादन के लिए समतल भूभाग का होना आवश्यकता है कि उसमें पानी खड़ा रहना चाहिए। अगर ढलान वाली भूमि होगी तो पानी खड़ा नहीं रहेगा, तो समतल भूमि की आवश्यकता होती है। और ये मैदान नदियों के डेल्टा और बाढ़ के मैदानों में इस पर चावल अत्यधिक उगाया जाता है। डेल्टा आपको पता है जब नदी अपना जल गिराती है, बाढ़ के मैदान जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। उसके बाद में इसमें एक चीज़ और नहीं बताई है इसने, उर्वरक। ये हर जगह आएगा उर्वरक। अब चावल के उत्पादन के लिए फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीज आदि उर्वरकों की आवश्यकता होती है। सिंपल लिख सकती है उर्वरक, जो भी हमें याद है। तो इस प्रकार की सभी आवश्यकताएं हैं वो चावल के उत्पादन के लिए होती है। अब इसमें आगे उत्पादन बताना है तो भारत में चावल के उत्पादन विश्व में चीन के बाद में भारत का दूसरा स्थान है और विश्व का 29% भारत चावल उत्पादन करता है। इतना लिखना है आपको। उसके बाद में टेबल में से शुरू के 3-4 यानी कि सबसे अधिक कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है, आंध्र प्रदेश करता है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है। उसके बाद में 4 लिखने के बाद में आप 4-5 और लिख सकते हो, यहाँ चावल का उत्पादन होता है। फिर है चावल की जो प्रति हेक्टेयर पैदावार है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा है। सबसे अधिक कुल चावल का उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? पंजाब में है। पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल अभी आपको लिखनी है। भारत में चावल के मुख्य उत्पादक राज्य जो आपने टेबल में लिखे थे वो यहाँ लिख देने, तो चावल का आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसी प्रकार हम बात करें दूसरा इसमें जो गेहूँ है, तो इसी प्रकार हम गेहूँ के बारे में लिखेंगे। यहाँ पर लिख देंगे गेहूँ। अब गेहूँ सर्दियों की फसल है तो हम सर्दियों की फसल है तो इसको शीतोष्ण कटिबंध लिख देंगे, 2-3 तत्व लिख देंगे। फिर वही आ जाएगा तापमान, वर्षा, भूमि। अब तापमान ये गर्मियों की फसल थी तो हमने 25 से 30 डिग्री सेल्सियस लिख दिया। सर्दियों की फसल है तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। अब गेहूँ के लिए तापमान कितना लिख देंगे हम? यहाँ पर अगर तापमान पॉइंट बनाया जाएगा तो तापमान कितना लिख देंगे? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। उर्वरक आपकी वही रहेगी। वर्षा की अगर बात करें, अब वर्षा उसमें 150 से 200 सेंटीमीटर लिखी थी, अब यहाँ 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा लिख देंगे। बाकी समतल भूभाग है, उर्वरक है, सिंचाई है, सभी की आवश्यकता होती है। तो गेहूँ वही उत्पादन का वही प्रोसेस है। उसके बाद में गेहूँ की किस्में वगैरह में कुछ नहीं करनी है। उसके बाद में है ज्वार। अब ज्वार जो है एक मोटा अनाज है क्योंकि ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। गेहूं के बाद ज्वार खाद्यान्न है। सिंपल है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें उपज की दशाएं हैं, ज्वार में उपज की दशाएं। अब आपको उपज की दशाएं आप किसी भी फसल में लिखो, चाहे किताब में कैसे भी दिया हो, आप पॉइंट बनाकर लिखोगे। तापमान लिख दिया, वर्षा लिख दी, भूमि लिख दी, उसके बाद में मिट्टी है और उर्वरक है, ये सारी चीज़ें आप पॉइंटों में लिखोगे।
आपको जब पैराग्राफ पढ़ोगे मिल जाएगा। अब ज्वार है तो इसमें तापमान गर्मी में बोया जाता है, जब गर्मी में बोया जाता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। अब ये कम वर्षा की फसल है तो यहाँ पर 30 से 50 सेंटीमीटर कर देना, या 40 से 60 सेंटीमीटर ज्वार में कर देना। तापमान गर्मी में 25 से 30 हो गया। उसके बाद में मिट्टी जो आपने चिकनी दोमट की लिखी थी, मोटे नाज वाली है उनके लिए मोटे रेतीली मिट्टी कर देना। तो सभी प्रकार की विशेषताएं आपको सभी फसलों में मिल जाएगी। तो जितनी भी फसलें उसमें सभी में हमें पॉइंट बनाकर लिखना है। आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आसानी से सब कुछ आपको मिलता जाएगा। फिर भी हमें किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आए तो आप ज़रूर बताएं। अब ये फसलों का यानी कि कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, जितनी भी खाद्यान्न की फसलें हैं, अब आपको इस प्रकार से पॉइंट बनाकर लिखना है। आपको एक पैटर्न बता दिया है किस प्रकार से आपको करना है, उसी प्रकार से आप इसको लिखेंगे। थैंक यू।